हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुव्यूरा। तो आज पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर और बुक का चैप्टर नंबर 6, डेमोक्रेसी। अगर अभी तक हमें डेमोक्रेसी याद है तो वो ऐसे कुछ: डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। लेकिन अब जैसे आपकी क्लास का लेवल अप हो गया, यू आर इन क्लास 9, तो अब डेमोक्रेसी को भी हम लेवल अप करके पढ़ेंगे। तो डेमोक्रेसी जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे अल्टीमेट पावर सिटीजन्स के पास होती है। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज़ करते हैं फ्री फेयर इलेक्शन से, और इसी के साथ फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, ये सारी वैल्यूज़ डेमोक्रेसी का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाती हैं। और इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और हमारी डेमोक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूशन गाइड करता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक आइडियाज़ इंडिया में कैसे डेवलप हुए, डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, उसकी फॉर्म्स क्या है, इंडिया में डेमोक्रेसी प्रैक्टिकली वर्क कैसे करती है। तो लेट्स बिगिन आवर जर्नी इनटू अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी। अब जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पहले इसको देखेंगे द ट्रेसिंग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस फ्रॉम अर्ली टाइम्स। अब अर्ली टाइम्स कहाँ से आता है? क्योंकि डेमोक्रेसी के जो आइडियाज़ हैं वो मॉडर्न डेमोक्रेसी में ही डेवलप नहीं हुए हैं। हम देखते हैं कि इंडिया में कलेक्टिव डिसीजंस लेने की ट्रेडिशंस काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। वैदिक पीरियड के भी एविडेंसेस मिलते हैं हमें, जहाँ पे सभा होती थी, समिति होती थी, विधाता होती थी, जहाँ पे कलेक्टिवली डिसीजन लोग लेते थे। और अगर पहले रिपब्लिक स्टेट्स की बात करें जहाँ पे गण, संघ, ये सब कहा जाता था, ये भी कलेक्टिव गवर्नेंस की ट्रेडिशन को शो करते हैं, जहाँ पे कलेक्टिवली बैठकर डिसीजन लिया जाता था। तो इसका मतलब ये है कि एंशंट इंडिया एग्जैक्टली आज जैसी मॉडर्न डेमोक्रेसी तो फॉलो नहीं करता था, लेकिन हाँ, वहाँ पे कंसल्टेशन, डिस्कशन, कंसेंसस, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब वैल्यूज़ ज़रूर वहाँ पे थी। तो हमारी डेमोक्रेसी की जो रूट्स हैं वो इंडियन ट्रेडिशन में काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, और बौद्ध संघ जो है इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इंडियन डेमोक्रेसी को समझने के लिए हमें उसकी हिस्टोरिकल रूट्स को भी समझना होगा। अब चलते हैं हम आगे, फ्रॉम एंशियंट ट्रेडिशंस टू मॉडर्न डेमोक्रेसी। अब एंशियंट ट्रेडिशन से थोड़ा आगे मूव ऑन करते हैं तो इंडिया में डेमोक्रेटिक आइडियाज़ का डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल प्रोसेस है। टाइम के साथ साथ फॉरेन इन्वेजन हुआ, ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में आया और हमारे पूरे सिस्टम को बदल दिया। पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया, लोगों की तो सुनते ही नहीं थे वो लोग। लेकिन उसके बाद जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, उसके बाद डेमोक्रेटिक आइडियाज़ दोबारा स्ट्रॉन्ग होने लगे और उभर के आए वापस। इंडिपेंडेंस से पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी 1946 में, और उसका काम यही था हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। और उसने एग्जैक्टली 2 years 11 months 18 days में कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करके रख दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए सिर्फ इंडिया के ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ही कंसीडर नहीं किया गया, बल्कि जो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशन थे बाकी देशों के, उनकी वैल्यूज़ को भी सामने रखा गया, और उसके बाद एक प्रॉपर डिसीजन बना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और क्योंकि इसका ये है कि अगर उसमें कोई चेंज अमेंडमेंट हमें करना हो तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे बनाया गया है। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम डेमोक्रेसी के एसेंशियल प्रिंसिपल्स को देखेंगे और उन्हें समझेंगे। जो बेसिक वैल्यूज़ हैं डेमोक्रेसी को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले है पॉपुलर सोवरेनिटी। इसका मतलब ये है कि अल्टीमेट पावर, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर है, वो सिटीजन्स के पास है। वही गवर्नमेंट को अथॉरिटी देते हैं कुछ करने की, और सिटीज़न इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को लेकर आते हैं। इसी के साथ है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जो कहती है दैट 18 इयर्स या उससे जो अबव एज के लोग हैं उनके पास एक राइट टू वोट है। उसके बाद देखें हम तो आता है रूल ऑफ लॉ।
कि रूल के आगे, लॉ के आगे सब लोग इक्वल है, कोई इंसान रूल से या लॉ से ऊपर नहीं है, किसी को नहीं देखा जाएगा ऊपर। और फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट सिटीजन्स के एक फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उसकी डिग्निटी और इक्वलिटी जैसी फ्रीडम, ये सब चीज़ों को मेंटेन करके रखता है। तो ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल इंश्योर करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है उसमें पावर का यूज़ सिटीजन्स के राइट्स और उनके हक के लिए किया जाएगा, ठीक है, उसका कोई भी मिसयूज़ नहीं होगा। ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए डेमोक्रेसी में। अब पढ़ेंगे डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। गवर्नमेंट के सारे पावर्स एक ही इंस्टीट्यूशन के पास नहीं होते हैं, इन्हें मेनली 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इनके फंक्शंस देखें तो लेजिस्लेचर काम करती है, ये होती है लॉ मेकिंग बॉडी जो लॉज बनाती है, ठीक है, पॉलिसीज़ बनाती है कि क्या लॉ बनना चाहिए, क्या पॉलिसीज़ आनी चाहिए। उसके बाद काम आता है एग्जीक्यूटिव का, लॉज को इम्प्लीमेंट करने का, और ये अपना गवर्नेंस सारी मैनेज करती है थ्रू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट से। देन फाइनली आती है जुडिशरी जो इंटरप्रेट करती है लॉज को और चेक कर सकती है कि गवर्नमेंट का जो एक्शन है, गवर्नमेंट जो लॉ बना रही है, पॉलिसीज़ बना रही है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रूवन है या नहीं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वो चीज़ नहीं आती तो जुडिशरी कैन इंटरफेयर कि नहीं, ये लॉ नहीं बन सकता है। इसीलिए अब सोचो, अगर एक ही ऑर्गन के सारी पावर दे देते कि आप ही लॉ बनाओ, आप ही इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद इंटरप्रेट भी आप ही कर सकते हो, तो क्या पावर का मिसयूज़ होता? हाँ जी, बिल्कुल पावर का मिसयूज़ हो सकता था। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स के थ्रू एक चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन किया हुआ है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वो सिटीज़न के राइट और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम ये है कि जुडिशरी बीच में इंटरफेयर कर सकती है। सो सेपरेशन ऑफ पावर का बेसिक पर्पस ये है पावर को एक जगह कंसंट्रेट होने से रोकना और डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाना। अब डेमोक्रेसी के 2 और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अपने एक्शन और अपने डिसीजन के लिए सिटीज़न को आंसरेबल है। अगर वो कुछ भी कर रही है तो वो उसका आंसर देगी। सिटीज़न इलेक्शन, पब्लिक डिबेट, सिविल सोसाइटी, इन सब चीज़ों के थ्रू गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकती है। लेकिन सिर्फ अकाउंटेबिलिटी इनफ नहीं होती क्योंकि सिटीज़न को ये भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है तो वो डिसीज़न कैसे लिए जा रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और इंडिया में आरटीआई एक्ट 2005 आया था जो सिटीज़न को अलाउ करता है कि वो गवर्नमेंट एजेंसी से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकती है, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है। तो इस तरह से अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट को आंसरेबल बनाती है और ट्रांसपेरेंसी लोगों को इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में हेल्प करती है। तो ये दोनों मिलकर सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं। तो ये थे ये दोनों एस्पेक्ट्स। अब आगे बात करें, अब डेमोक्रेसी एक और इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करती है जो है मल्टी पार्टी सिस्टम। इसका मतलब सिंपली ये है कि ना तो एक ना दो बल्कि मल्टीपल पार्टीज़ जो है इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकती हैं। वो अपनी अलग से अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आ सकती हैं, अपना ओन ओपिनियन लेकर आ सकती हैं और अलग से अपनी गवर्नमेंट बना के इलेक्शन में आ सकती हैं। मतलब क्योंकि हर जगह इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, हर जगह अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग ओपिनियंस है, अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, तो उनको समझ सकता है उनका लोकल इंसान ही जो वहाँ पे रह रहा है। तो इसीलिए ये मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। और जो पार्टी होती है या कोलिशन पार्टी अगर बनती है तो जिसको भी 50% से ज़्यादा सीट मिलती है वही जाके गवर्नमेंट बनाती है और कुछ सीट्स जाती हैं अपोजिशन पार्टी में। तो इस तरह मल्टी पार्टी सिस्टम लोगों को अलग अलग चॉइसेस देती है, पॉलिटिकल चॉइसेस होती है और अलग आवाज़ें भी जो है उभर के आ सकती हैं क्योंकि उनका अपना ओपिनियन है तो वो अलग से अपने लिए उठ के आ सकते हैं और उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है खुद को रिप्रेजेंट करने की। अब डेमोक्रेसी इंश्योर करती है इंक्लूजन।
अब ये आती है वैल्यू इंक्लूजन की, कि डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी इंसान को उसके जेंडर, उसकी कास्ट, उसके रिलीजन, इन सब चीज़ों के बैकग्राउंड के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए, ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए इसके अंडर। हिस्टोरिकल रीजन की वजह से, क्योंकि कुछ जो ग्रुप्स हैं, कुछ सोसाइटी जो है, उनको हर हर टाइम डिस्क्रिमिनेट किया गया है, कुछ सोसाइटीज़ को, कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल को। तो इन सब लोगों को ये चीज़ें ना फेस करनी पड़े, इसीलिए डेमोक्रेसी बनी है, जो इक्वालिटी में विश्वास रखती है। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 46 स्पेशली उन लोगों के लिए बना है जो वीकर सेक्शंस है, उनको इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो उनकी आर्थिक व्यवस्था है उसको ठीक करने में और उसकी एजुकेशन में उन्हें हेल्प करने के लिए। और स्पेशली ये एससीज और एसटीज़ के लिए ये आर्टिकल जो है बनाया गया है, कि इनको एक्सप्लॉयटेशन से बचा कर रख सके। इसीलिए वल्नरेबल ग्रुप्स की प्रोटेक्शन डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा फेयर, इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी बनाती है। अब तक हमने डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल समझे, अब देखते हैं कि प्रिंसिपल वर्क कैसे करते हैं। तो डेमोक्रेसी अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, उन सब के थ्रू फंक्शन करती है। जैसे लेजिस्लेटिव प्रोसेस हो गए, स्टेट लेजिस्लेचर हो गए, लोकल बॉडीज़ हो गए, ये सब लॉज और पब्लिक डिसीजन के थ्रू जैसे रिप्रेजेंटेशन हो गई, डिस्कशन हो गई, इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। फिर बात करें इलेक्टोरल प्रोसेस की, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, वो उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो ध्यान रखता है कि इलेक्शन फ्री और फेयर मीन्स से हो रहे हैं। उसके बाद जुडिशियल प्रोसेस जो होते हैं, वो कोर्ट को अपहोल्ड करके रखती है कि उसमें रूल ऑफ लॉ है, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब वैल्यूज़ है, इनका कोई गलत यूज़ नहीं हो रहा है वहाँ पे। डेमोक्रेसी में सिटीज़न का पार्टिसिपेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मीडिया है, सिविल सोसाइटी की डिबेट्स हैं, ये सारी चीज़ें इंसान को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देती है कि जो उनके मन में है वो बोल सके आराम से। अब गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन है, सीएजी, सीआईसी, लोकपाल, ये सब चीज़ें जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले दो कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, जो है डिसेंट्रलाइजेशन एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। डिसेंट्रलाइजेशन को तो सिंपल मीनिंग ये है कि डिसीजन मेकिंग की पावर बस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोकल लेवल तक भी पहुंचनी चाहिए। क्योंकि इंडिया में जो अर्बन और लोकल लेवल पे इश्यूज़ हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे इश्यूज़ हैं, वो वहीं लोकल लोग जान सकते हैं और वहीं उनको आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी तरफ चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर करते हैं कि जो पावर है वो एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड तो नहीं है। वो इंश्योर करते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच पावर को इक्वली डिवाइड करें, कि हर हर एक पावर उसमें स्टेट में या कहीं पे भी लोकल तक गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए, एक ही जगह कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। इसके थ्रू क्या है, जो अलग अलग लेवल हैं गवर्नमेंट के, वो अपनी रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हैं और उन्हें पावर शेयरिंग और अकाउंटेबिलिटी भी इसमें मेंटेन हो सकती है बहुत आराम से, अगर पावर शेयरिंग या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी और लोगों को और पास लेकर आता है, चेक्स एंड बैलेंसेस पावर को मिसयूज़ होने से प्रिवेंट करता है। बात करेंगे मीडिया की। मीडिया आजकल की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, स्पेशली सोशल मीडिया। न्यूज़पेपर, न्यूज़, ये सब तो चीज़ें बहुत कम हो गई है, बट सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में इन्फ्लुएंसिंग हो गई है अब। ठीक है, कोई भी इशू होता है, कोई भी इंसान अपनी आवाज़ उठाना चाह रहा है, वो सोशल मीडिया से वाइड स्प्रेड होती है। इससे लोग क्या होते हैं, अवेयर भी होते हैं, तो वो सबके पास पहुंच रही है, और इससे क्या है, सॉल्यूशन होने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। आप लोग देखते भी होंगे, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उस पे कैसे लोग अपने इश्यूज़ को रेस करते हैं, और उससे सभी लोग देखकर जो पावर है, इंस्टीट्यूशंस है, वो भी उनकी हेल्प करने पहुंच जाते हैं। तो ये जो है मीडिया जो है, ये ऐसा रोल अपना प्ले करती है डेमोक्रेसी में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से इसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है।
अब हमने डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल, इंस्टीट्यूशन, इन सब चीज़ों को समझ लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डेमोक्रेसी भी हर जगह सेम तरह से प्रैक्टिस नहीं करी जाती है। डेमोक्रेसी की भी अपनी फॉर्म है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें सबसे पहले आती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कहती है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चूज़ करते हैं और फिर उनके बिहाफ पे वो रिप्रेजेंटेटिव डिसीज़न लेता है। फिर इसके अपोजिट डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पे सिटीज़न जो है वो इम्पोर्टेंट डिसीज़न में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। इसका एग्जांपल है स्विट्ज़रलैंड। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है हमारा इंडिया। फिर आती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो इंडिया और कनाडा में प्रैक्टिस की जाती है, जहाँ पे ये बोला जाता है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट होती है और लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल रहती है। ठीक है। फिर आती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर से अलग इंडिपेंडेंट होती है और जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव की पावर को होल्ड करता है। ये प्रैक्टिस होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो फॉर्म अलग हो सकती है, अलग अलग प्रैक्टिस हो सकती है इनकी, लेकिन जो डेमोक्रेसी की बेसिक वैल्यूज़ है वो हर जगह इम्पॉर्टेंट है। फ्रीडम, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन, राइट्स, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे होता है पार्ट 1 ख़त्म। आई होप आपको ये पार्ट 1 समझ में आया होगा, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Support Edivura. If you like the video, do not forget to like, share and subscribe the channel. मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye.